बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, पिछले लगभग जब से अक्टूबर शुरू हुआ था, एक बहुत बात हो रही थी एक तारीख़ के हवाले से कि 10 अक्टूबर 2020 की तारीख़ बहुत यूनिक है, बहुत तारीख़ी तारीख़ है, इसलिए कि 10-10 और 20-20 साथ साथ लिखा आ रहा है। हम सब इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का और सोचते थे कि शायद बहुत तारीख़ी दिन होगा, और ये तारीख़ी दिन साबित हो गया। इसलिए कि उस दिन उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी नुमायाँ हस्ती, एक ऐसा दमकता चमकता सितारा, एक ऐसा सूरज डूब गया जिसके नाम पर उर्दू ने बहुत तरक्की की, जिसके हवाले से उर्दू ने बहुत तरक्की की। आप लगभग 120 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायरी भी आपने ज़बरदस्त की, आप नक़ाद भी बहुत अच्छे रहे, आप अफ़साना निगार बहुत अच्छे रहे, आप मुतरज्जिम बहुत अच्छे रहे। इसके अलावा आपके पास क़ानून की डिग्री भी थी, आपने उर्दू में मास्टर्स किया, उर्दू में आपने PhD किया, आपको लातादाद एवॉर्ड्स हिंदुस्तानी हुकूमतों की तरफ से और बैरून मुल्क दिए गए। आपने बैरून मुल्क लातादाद दौरे किए और सिर्फ मकसद उर्दू का फ़रोग़ था। उर्दू की खिदमत के हवाले से जब मेरे प्रोग्राम में आए और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि 14 बरस की या 12 बरस की उम्र में उन्होंने शेर कहा, और शेर सुनाने पर अपनी बहन से कहा कि अगर तुम मुझे शेर सुनना चाहती हो तो मुझे पैसे दो पहले। एक बचपने की बात थी, लेकिन वो हमेशा से इन रहे, डिमांडिंग रहे। मेरी मुराद है उर्दू अदब के बहुत बड़ा नुमाया हस्ती, बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब हमसे रूठ गए, इस दुनिया से रूठ के चले गए, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। 10 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ, और वो एक बड़ी हमाजहत शख्सियत थे। जैसा कि मैंने कहा, मुख्तलिफ़ हवालों से उनका नाम आता है। दुनिया भर में उन्होंने उर्दू के लिए ख़िदमत अंजाम देने के लिए अपनी जो है सफ़र भी किया। वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए 1936 में। उसके अलावा उन्होंने जो है जामिया मिल्लिया से जो है वो पढ़ाई की। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी आप ने पढ़ाई तालीम हासिल की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इक़बाल चेयर के आप प्रोफेसर रहे, आपने वहाँ बहुत काम किया। आपके लातादाद शागिर्द हैं जिन्होंने आपके ज़ेर निगरानी न सिर्फ PhD किया बल्कि इल्म की और भी मनाजिल तय की। आपको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अदा करे। जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा किताबें हैं, जिनमें शायरी की अगर हम चंद किताबों की बात करेंगे, पानी की ज़ुबां, तीखी गज़लें, अक्सरेज़, सरीर खामा, दीपक राग, यम ब यम, खुल जा समसम, ये सब शायरी की थी। इसके अलावा अफ़सानों की दो गुंडे, दीदा हैरां, फिर तनक़ीद की किताबें। आपका जो PhD था वो शाद आरफ़ी शख्सियत और फ़न पे था। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, उनकी यादों को ताज़ा करना है। तो मैंने कोशिश की कि घर की गवाही भी ली जाए, घर से भी किसी शख्सियत को दावत दी जाए, उनके अहबाब में से भी किसी को दावत दी जाए, और उनके शागिर्द और मासरीन में से भी किसी को दावत दी जाए। तो इसीलिए मेरे आज के जो पैनल है उसमें जो पहले दो मेहमान शरीक हैं, परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब हैं, आप उनके साहबज़ादे हैं, बरतानिया में मुक़ीम हैं, ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, और ज़ाहिर है घर की गवाही के हवाले से आपसे मुस्तनद कौन हो सकता था। तो मेरे पहले मेहमान हैं परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। दूसरे मेरे मेहमान कलकत्ता से मौजूद हैं, आप ख़ुद उर्दू के प्रोफेसर हैं, आप हेड ऑफ़ द यूनिवर्सिटी हैं, हेड ऑफ़ द उर्दू डिपार्टमेंट हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। आप वैसे आप बहुत अच्छे स्टेज एक्टर भी हैं, आपका एक रंग रसा के नाम से एक मैगज़ीन भी निकलता है, और आपने जो है प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के ज़ेर तलम्मुज़ भी रह चुके हैं, आप उनके ज़ेर निगरानी भी रह चुके हैं। तो आपकी बहुत सी यादें हैं। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ, प्रोफेसर अज़हर आलम साहब और परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अज़हर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं परवेज़ साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगा। इनसे कुछ मैं पहले तो ताज़ियत करूँगा। आपकी वालिद साहब का जो इंतकाल है वो यकीनन उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। लेकिन आपके बहैसियत वालिद वो एक बहुत अजीम शख्सियत थे, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले तो सर साहब आपका और इस्लाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हंगामी हालात में आपने इतनी जल्दी जो है ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और दावत दी। मेरा तो इस वक्त दिमाग और दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे वालिद मोहतरम मुझसे जुदा हो गए, लेकिन ये हकीकत भी है कि जो आया है उसे जाना है। लेकिन मेरा दिल और दिमाग जो है ये अभी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा।
ज़ाहिर है तो एक दौर, एक ज़ाहिर है एक पूरी ज़िंदगी, वालिद तो वालिद होता है, वालिद अगर शायर ना भी हो तब भी बहुत बड़ी हस्ती होता है, और आपके वालिद तो दुनिया भर में हर दिल अज़ीज़ शख्सियत थे, हर शख्स जी उन पे जान निछावर करता था, हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था, और इसकी वजह बहरहाल क्योंकि वो उस्ताद थे, हज़ारों उस्ताद उनके दुनिया में मौजूद होंगे और उन्होंने उस पर किया होगा। तो मैं आपसे इस बारे में मैं आपसे ज़ाहिर है एक वो करना चाहता था कि उनकी ताज़ियत भी हो सके इस्लाम चैनल की तरफ से। हम अज़हर भाई की तरफ आते हैं। अज़हर साहब, आप ख़ुद उर्दू के प्रोफेसर हैं, आप उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के हवाले से काम है, फिर आप स्टेज पे हैं। कलकत्ता की एक तारीख़ है, यानी कि गालिब ने कहा था कि कलकत्ता में रह बैठ के और कहा था कि बंगाली जो होते हैं वो 100 साल आगे की भी सोचते हैं। तो एक ऐसी तहज़ीब से आपका ताल्लुक़, एक ऐसी जगह से आप जुड़ रहे हैं। उर्दू की इब्तिदाई अगर मराकिज़ की बात की जाए, फ़िल्म की अगर इब्तिदाई मराकिज़ की बात की जाए तो यकीनन कलकत्ता ही ठहरता है। वहाँ आप मौजूद थे और फिर वहाँ आपसे की जो ताल्लुक़ जुड़ता है वो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब से जुड़ता है। तो क्या थे वो तारीख़ के ताने बाने, अगर कुछ थोड़ा सा हमसे शेयर करें तो? प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का कलकत्ते में आना एक, मैं आपको किस तरह से कहूँ कि कलकत्ते की उर्दू की जो अदबी दुनिया थी वहाँ एक जुनून तारी था। यानी एक ठहराव था, ऐसा ठहराव था जहाँ नई सोच, नई फ़िक्र की जगह कम हो गई थी। और ये परवेज़ शाहदी यहाँ कलकत्ता के बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। उनकी वफ़ात के बाद ऐसा पूरा एक माहौल बन गया था। लेकिन जब इकबाल प्रोफेसर इकबाल चेयर पे जब हमारे सर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जब कलकत्ता आए तो पूरा मंज़रनामा कलकत्ते का अदबी स्टेज ही हम कहेंगे उसे, वो बिल्कुल बदल गया और एक अलग माहौल, एक नई हवा और एक ताज़ा हवा समझिए पूरी अदबी दुनिया में यहाँ आई। और सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज़ हुआ उनका यहाँ आना, वो यहाँ के शायरों की महफ़िलों में और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों के साथ। तालिब इल्मों के अंदर में एक नया रुझान पैदा हुआ, लिखने की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद कलकत्ते में एक बहुत अच्छा उस्ताद, वो उस्ताद जो क्लासरूम टीचर होने के साथ-साथ क्लासरूम के बाहर भी जब जिस वक़्त और जिस मौके पर मिलिए आपकी हर लिहाज से तरबियत करते थे। और किसी भी हवाले से, अदब के किसी भी हवाले से आप उनसे गुफ्तगू कर लीजिए, यहाँ तक कि ड्रामे पे भी अगर आप उनसे बात कर लेते, जबकि उनका ड्रामा फ़िक्री मैदान नहीं था, अफ़साने और तहक़ीक़ और शायरी और तनक़ीद असल मैदान था, उसके बावजूद ड्रामे पे भी उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। जी, अज़हर साहब, आपसे जो है हम गाहे-बगाहे इस पर बात कर रहे हैं और चीज़ें देखते रहेंगे। मैं थोड़ा-सा परवेज़ भाई से, क्योंकि मैं गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इनका गम ताज़ा है, मुख्तलिफ़ हवालों से ज़ाहिर है अभी एक वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। परवेज़ भाई, आप माशाल्लाह 5 भाई और 1 बहन हैं और आप एक फ़ैमिली, पूरे हिंदुस्तान में आपने तरबियत पाई, सब कुछ हुआ। तो वालिद साहब की तरफ से कभी ये ज़ोर दिया गया या स्पेशली कहा गया या प्यार मोहब्बत से कहा गया या ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा गया कि नहीं, उर्दू को तुम्हें अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है? नहीं, पापा ने जो है, लेकिन हम लोगों की तरबियत असली में ये थी कि घर में भी इतने मैगज़ीन, इतने रसायल, इतनी किताबें आती थीं, तो वो बचपन से इस तरीके का शौक़ जो है और रुझान पैदा हुआ। और हमने अपने घर में और ड्राइंग रूम में जब से आँख खोली तो सब बड़े-बड़े अदीब, बड़े-बड़े शोरा, जिसमें वज़ीर आगा साहब, अहमद हमीद साहब, गोपी चंद नारंग साहब, शमशुर रहमान साहब, उन लोगों की गुफ्तगू सुनी, उन लोगों के लिए जो है ना, उन लोगों को खिदमत की, उन लोगों से बातचीत में हमेशा वहाँ पे सर झुकाए बैठे रहे। तो एक माहौल था। तो उसी माहौल में, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल नहीं की। तो जितनी मेरी उर्दू की है सारी ये घर की तालीम और रसायल और किताबें पढ़ के जो है। लेकिन मेरी सिस्टर ने उर्दू में तालीम की, मेरे छोटे भाई ने भी उर्दू में तालीम हासिल की, मेरे बड़े भाई ने भी उर्दू में। इत्तेफाक से मैंने जो है हायर सेकेंडरी तक हिंदी में की, लेकिन मेरी सारी उर्दू की जो है ये तरबियत है, ये सब उर्दू के रसायल, उर्दू की किताबें पढ़कर। लेकिन पापा ने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन माहौल ऐसा था। और घर में इतना बड़ा छतनावर दरख्त जो है,
उसके साथ में तो वो उर्दू से मोहब्बत तो यकीनी थी, यकीन होना ही था अच्छा, जो है। आप में से कौन कौन, क्योंकि मुझे पता है आप नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं, और कोई बहन भाई भी शायरी की तरफ रग़बत रखते हैं? शायरी नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उनकी तकरीबन 14 किताबें हैं, तो वो अच्छा। नस्ब की तरफ और काफ़ी किताबें उन्होंने मुरत्तिब की हैं, आर्टिकल वगैरह जो है ना वो लिखते हैं। तो मेरे बड़े भाई और मैं अदब की तरफ जो है ज़्यादा उनका रुझान है। दूसरे भाई बहन में हमारी छोटी इकलौती बहन है सबा तस्नीम, ये लोग पढ़ते हैं, शायरी को पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन शायरी नहीं करते। और अदब में हाँ कोई इतना क्या बिल्कुल एक लफ्ज़ में क्या कहेंगे पापा के बारे में? बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे वालिद। बहुत बहुत अगर कहेंगे बहुत बड़े शायर उनकी बुनियादी पहचान है, और बहुत अच्छे वालिद और बहुत अच्छे शख्स, मैं कहूँगा बहुत बड़े शायर। बहुत शुक्रिया परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। आपके वालिद साहब के हवाले से गुफ्तगू जारी है। हम बयाद मुज़फ़्फ़र हनफ़ी का यहाँ इनेक़ाद किया हमने इस्लाम चैनल उर्दू पे। दोस्तों, होता क्या है कि इतने बड़ी और अजीम शख्सियात होती हैं, इनके बारे में एक छोटे से प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो पाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे हत्तुल मक़दूर कि हम इनकी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के गोशों पर बात करें, उन पहलुओं पर बात करें जिनसे उन्होंने उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें सारी ज़िंदगी लगभग 70 बरस उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस काविश और इस कोशिश में लगाई कि वो उर्दू की खिदमत कर सकें। उर्दू के इस दरख्त को जो बहुत छोटा सा था उसको तनावर दरख्त बनाया। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ प्रोफेसर अज़हर आलम साहब भी मौजूद हैं और अगले सेशन में इंशाअल्लाह प्रोफेसर ताबिश मेहंदी साहब भी मौजूद होंगे और हम इल्मी, अदबी, शायरी और फ़न पे बात करेंगे जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के हवाले से। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिवाय मेरे किसी को जलने का होश कब था, चिराग की लौ बुलंद थी और रात कम थी। दोस्तों, गुफ्तगू हो रही है प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के हवाले से। 10 अक्टूबर 2020 की यूनिक तारीख़ को उनका इंतकाल हुआ और हमसे उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी हस्ती खो गई, चली गई। लेकिन उनका काम इंशाअल्लाह जब तक उर्दू ज़बान रहेगी, जो कि उम्मीद है इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह उनका काम भी रहेगा। मेरे साथ प्रोफेसर अज़हर आलम साहब मौजूद थे पिछले हिस्से में भी, और मेरे साथ मौजूद थे परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, उनके साहबज़ादे। लेकिन इस हिस्से में एक और बहुत नाबग़ा रोज़गार हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। बेतहाशा बार आपने उन्हें मेरे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में लंदन में भी देखा होगा। नात के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कारनामे, लगभग 54 किताबें आ चुकी हैं नात के हवाले से, और मकाले, तनक़ीदी किताबें, शायरी की किताबें, गज़ल पे किताबें, बेतहाशा काम उर्दू अदब के हवाले से मौजूद है। मेरे और आपके बहुत मोहतरम डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब ने भी दिल्ली से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। गुफ्तगू हम कर रहे थे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के हवाले से। अज़हर साहब, आपसे बात हो रही थी, आप कुछ अपनी यादें उनके हवाले से शेयर कर रहे थे कि वो जब कलकत्ते आए और आने के बाद उन्होंने उर्दू का एक माहौल वहाँ बदल दिया। तो क्या ऐसी क्या उन्होंने ख़ास चीज़ की जिससे लोगों में उर्दू का रुझान बदला, या उर्दू डिपार्टमेंट में लोगों की जो दिलचस्पियाँ थीं और बढ़ीं? असल में इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने यहाँ आते ही सबसे पहला काम ये किया कि शोबे उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो एमए का निसाब था उसको बदला, और जी। उस निसाब वो यहाँ यूजीसी के पैटर्न पे निसाब को तैयार किया, और वहाँ से एक पुराने जो यहाँ सिलेबस जो चल रहे थे वो थोड़ा-सा बड़े तवील और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल वाला मामला था कि वो पूरा मीर का दीवान पढ़ना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने सिलेक्टेड ग़ज़लें और सिलेक्टेड अलग-अलग चीज़ें को उन्होंने किया। ये एक अलग तरीका था आते ही जो उन्होंने यहाँ काम किया। वाह! और एक सबसे खूबी ये थी कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की मक़नातीसी क़ुव्वत थी। यानी जब वो क्लासरूम में दाख़िल होते थे तो एक समा अलग ही बन जाता था। और पहली बार मैंने उस्ताद मोहतरम को देखा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी
का ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था, शोबे उर्दू ने किया था, और उसमें उनको अपनी गज़ल पढ़ते हुए मैंने सुना था। वो अच्छा। गज़ल आज भी याद है, वो तिनकों के अरमान लब्बैक लब्बैक ऊंचा हुआ सर, नेज़ा बनेज़ा यारों का एहसान, लब्बैक लब्बैक इसी पे वाह। था। और एक सबसे बड़ी खूबी ये थी उनकी, मैं समझता हूँ कि जामिया में भी रहे होंगे, वहाँ के जो भी तालिब इल्म होंगे उनके या उनके जो कलीग होंगे, वो भी इस बात की गवाही देंगे कि हर लेवल पे, हर जगह पे वो बहुत ईमानदार थे। करप्शन माशाअल्लाह, नाम की कोई चीज उनके बेशक। अंदर, स्टूडेंट उनके घर पे चाहे जितनी बार जाए, चाहे जितनी बार उनसे मुलाकात कर ले, उसके बावजूद उनकी नजर में तमाम स्टूडेंट बराबर थे। वाह। ये नहीं था कोई एक तालिब इल्म उनके घर पे ज्यादा आ रहा है, उनसे ज्यादा मिल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जरा सा भी नहीं, एक पैसे का भी फर्क नहीं। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊं जी। कि एक स्टूडेंट ने उनके साथ इंतहाई दर्जे की बदतमीजी की थी, और वो स्टूडेंट अच्छा था भी नहीं। लेकिन जब एग्जाम उसने दिया और पर्चा, जाहिर सी बात है सर ने ही देखा था, उसके बावजूद उसके नंबर अच्छे आए। यानी उन्होंने उस मामला को जरा सा भी उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वाह। तो ये सबसे बड़ी थी। नहीं, और आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का जो किरदार था और जो अफ़कार थे, इतना बड़ा उनका काम था, वो तो ऐसे ही होना चाहिए था। मैं चलता हूँ अब दिल्ली की तरफ। दिल्ली जो कि उर्दू की जाए पैदाइश भी कहा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ उर्दू के हवाले से, और हो रहा है लगभग 300-400 साल से उर्दू की जो है वो आबियारी का काम हो रहा है। वहाँ ताबिश मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। ताबिश साहब, हमने हनफ़ी साहब की शायरी के हवाले से कई सवालात सोचे कि आपसे क्या पहला सवाल किया जाए। तो मेरे जहन में जो पहला सवाल आया वो ये आया कि इस वक्त जो उर्दू का मिजाज है वो मज़ाहमती शायरी एक बड़ा गहरा रुख है। हर शायर जो है, ख़ास करके हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, वो मज़ाहमती शायरी को अपना रुझान बना रहा है। लेकिन हमने देखा कि हनफ़ी साहब के यहाँ ये बिल्कुल इब्तिदा से मज़ाहमती शायरी का रंग मौजूद था। तो आप क्या कहेंगे उनके शायरी के इस पहलू के हवाले से? जनाब भाई सुहेल साहब, पहली बात तो ये है, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी पर एक मजलिस बर्पा की आपने। और अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे बहुत सी शख्सियात दुनिया से रुखसत हो गई, बेशक, और आपने बाद शख्सियात पर आपने भी प्रोग्राम रखे। अभी गुज़श्ता दिनों हमारे प्रोफेसर यासीन मजहर सिद्दीकी साहब चले गए, जो बहुत बड़े मौरिख, बहुत बड़े सीरत निगार थे। अभी इसके बाद फिर उन्हीं चंद दिनों पहले हमारे गुलजार दहलवी साहब चले गए, जो एक पंडित थे लेकिन वो मुस्लिम तहजीब के नुमाइंदा भी थे और दिल्ली तहजीब और सकाफत के नुमाइंदा थे। इस तरह बहुत लोग चले गए, बादशाह राहत इंदौरी चले गए, बहुत काफ़ी लोग हैं। अभी भाई मुज़फ़्फ़र साहब 10 तारीख को हमसे रुखसत हो गए। ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ और हम इसके लिए बहुत ही गोया जितना भी अफसोस करें वो कम है जी। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी शायर थे और नाक़िद थे, अफसाना नगार थे, लेकिन वो हमेशा शायरी को अहमियत देते थे और वो तख्लीक़ को तमाम चीज़ों पर, तनक़ीद पर ख़ुसूसियत के साथ अहमियत देते थे। अभी जो आपने बात कही कि उनके यहाँ मुज़ाहमत नहीं है, तो जो तख्लीक़ कार होगा, जिसके अंदर जिसके अंदर पेवस्त होगी, वो मुज़ाहमती शायरी नहीं करेगा, वो सामीन की खुशी की बात नहीं करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि इस मुशायरे में सामीन क्या पसंद करते हैं, बल्कि वो देखेगा शायरी क्या चीज़ है, शायरी किसे कहते हैं। तो ये बात मुज़फ़्फ़र हनफ़ी में थी कि उनकी ये शायरी जो है, पहली बात ये उनकी शायरी में इनफरादियत थी। ये इनफरादियत बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, इसको हर एक के लिए हम बोल देते हैं कि बहुत मुनफरिद शायर थे, इनफरादियत थी। लेकिन हकीकी मानम जिसे इनफरादियत कहते हैं, वो जिन चंद शायरों में रही है, उसमें एक हज़रत मुज़फ़्फ़र हनफ़ी भी थे। तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी
की शायरी में तख्लीकी शार जो होता है वो पूरे तौर मौजूद था। इसीलिए मुज़फ़्फ़र हनफी ने कभी सामे को खुश करने की कोशिश नहीं की। सामे उनकी बात को पसंद कर रहा है, खुश हो जाए बहुत बड़ी बात है। और देखिए, लेकिन एक बात और ख़ास कर और ये है कि मुज़फ़्फ़र साहब अपनी इन ख़ुसूसियात के बावजूद मुशायरों में भी बहुत कामयाब रहते थे और महफ़िलों में भी कामयाब रहते थे। लेकिन उनका वो शोहरा और डंका नहीं बजा जो फलाँ, 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 फलाँ किसी के नाम में नहीं लूँगा जो शायरों को बजता है। इसलिए कि उन्होंने कभी तहज़्ज़ुब की परवाह नहीं की, किसी गिरोहबंदी की परवाह नहीं की, किसी जमात की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा शायरी, तख्लीक को पसंद किया और तख्लीक ही को अहमियत दी। और उन्होंने बताया कि तख्लीक जो शायर नाक़िदीन के मिजाज को सामने रख कर शायरी करते हैं वो तरक्की नहीं करेंगे। जो शायर नाक़िदीन या सामे भी नाक़िद होता है। जो शायर सामे की पसंद या नापसंद को सामने रखकर शायरी करेगा, जो शायर तनकीद निगार की बातों को सामने रखकर शायरी करेगा, वो इर्तिका पज़ीर नहीं होगा, उसके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। बल्कि होना ये चाहिए कि शायर की शायरी को सामने रखकर नाक़िदीन अपने उसूल तय करें। सही। जिस शायर के कलाम को सामने रखकर नाक़िदीन अपना उसूल तय करेंगे, वही शायर बड़ा शायर होगा, वही हकीकी शायर होगा। ये खूबी भाई मुज़फ़्फ़र हनफी में थी। वाह, क्या अच्छी बात कही आपने। हुज़ूर, एक और सवाल जो बनता है, क्योंकि आप ख़ुद गज़ल के हवाले से बड़ा काम है, आपने भी उसमें बड़ा काम किया है। मैं चंद गज़लियात देख रहा था, चंद अशार देख रहा था। जैसे आपने कहा कि मुनफ़रिद का लफ्ज़ तो अब हर एक के साथ लगने लगा है, लेकिन ऐसी क्या ख़ास बात आप इनकी गज़ल में देखते हैं? नज़्म तो खैर मुख्तलिफ़ मौजू है, उस पर तो हम देखते रहते हैं, उसमें रंग आ जाता है, लेकिन क्या गज़ल में हमें इनके यहाँ वो रिवायत से जुड़े तो नज़र आते ही हैं, लेकिन जदीदियत का गलबा कहूँगा या जदीदियत पर इनका मुकम्मल कंट्रोल कहूँगा, क्या कहेंगे आप इनकी गज़ल के हवाले से? मुज़फ़्फ़र हनफी असलन जदीदियत के अलमबरदार थे। इनके जो उस्ताद थे हज़रत शाद आरिफ़ी जी, वो शाद आरिफ़ी जिस ज़माने के शायर थे, उस ज़माने में लोग बहुत ही रिवायत परस्त थे। लेकिन शाद आरिफ़ी ने अपनी शायरी से लोगों को चौंका दिया। तो हमारे मुज़फ़्फ़र हनफी में बात थी कि अपनी शायरी से लोगों को चौंका देते थे। और उस शायरी में रिवायत परस्ती न मिले, लेकिन रिवायत के रास्ते पर चलते हुए, रिवायत पर कदम रखते हुए और रिवायत के साथ साथ चलते हुए वो जदीद बातें कहते थे। यही असल कमाल उनका था। वो रिवायत से हटते भी नहीं थे, रिवायत से इन्हिराफ भी नहीं करते थे। उन्होंने कभी काफ़िया रदीफ़ और से अलग जुदा होकर कोई शायरी भी नहीं की। उन्होंने कहीं एक मिसरा 1.5 फीट का, दूसरा 2.5 फीट का, ऐसा कोई शेर भी नहीं कहा उन्होंने। बल्कि उन्होंने जदीद रंग ऐसा अख्तियार किया कि जो उसलूब हो, ज़बान के लिहाज से उनके यहाँ इज़ाफ़ात नहीं मिलेंगी, उनके यहाँ अत्फ़ नहीं मिलेंगे, उनके यहाँ ज़्यादातर ये जो हरकत जो अरबी तराकीब या फ़ारसी तराकीब नहीं मिलेंगी। तरह हाल है कि वो पुरानी ज़बान, पुराने फ़ारसी दात न मुमकिन नहीं, ये नहीं मालूम थे कि नहीं थे, लेकिन उनकी शायरी में से अंदाज़ा होता है कि वो फ़ारसी दाँ भी थे और फ़ारसी के अदबियात से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया था। ये बात है कि उनकी यही बातें हैं जो उनकी शायरी में मिलती हैं कि उन्होंने चौंकाया है। ऐसी बातें कही हैं जो नए ज़माने की, ऐसी बात कहना जो लोग समझ लें। उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा है। इसी को जदीद कह देते हैं। अगर ऐसी बात कही जाए किसी की समझ में ना आए तो कदीम कह देते हैं उसको लोग जदीद कहते। हाँ, ये बात है। तो ऐसी बात वो कहते थे जो लोगों की समझ में आए, और जो समझ में आए तो यही नई बात हो गई। और रिवायत की पासदारी है कि उन्होंने काफ़िया रदीफ से कभी आज़ाद होकर शायरी नहीं की उन्होंने, ये बात है। अच्छा, हाँ अज़हर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ख़ुद प्रोफेसर हैं, आप उर्दू के हवाले से टीचर हैं, आपका ताल्लुक़ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है, आपने उनसे तालीम भी हासिल की, आप उनके ज़ेरे निगरानी भी रहे। मैं पूछना चाहूँगा कि शायरी पे बात कर रहे थे हम ताबिश मेहंदी साहब से, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया। अफ़साना निगारी, उनकी 2 किताबें आई हैं, जो है 2 गुंडे, दीदा हैरां, इसके अलावा तनकीद पर मज़ामीन के हवाले से काफ़ी किताबें आई हैं। तो ये एक नस्र का एक ऐसा मौजू होता है जो बहुत मुश्किल भी होता है, आसान नहीं होता इस पर करना और उस पर गिरफ्त रखना। तो आपने उनको इन मैदानों में कैसा पाया?
अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही और मैं मानता हूँ कि हनफी साहब शायरी को ज़्यादा अहमियत देते थे और असल में मैंने उनका अफ़साना उस वक़्त पढ़ा जब मुझे उनके अफ़साने को स्टेज करना था। अच्छा। उनके 2 अफ़सानों को मैंने स्टेज किया जो आज भी उसके शोज़ होते हैं। क्या बात है। एक अफ़साना बजिया तुम क्यों रोती हो और दूसरा इश्क पर ज़ोर। तो अच्छा। मैंने पहली बार पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। हकीकत पसंदी पूरे अफ़सानों में है उनके। मैंने फिर उनसे पूछा कि सर आखिर क्या वजह है कि आपने अफ़साना लिखना छोड़ दिया और सिर्फ़ शायरी करने लगे? तो वो ये कहते थे कि जब से अफ़साने में अलामत निगारी ने अपना कब्ज़ा जमा लिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि अलामत निगारी, अलामती ये चीज़ें वो शायरी के लिए ज़्यादा मौज़ू हैं और वो अफ़साने में अलामत निगारी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन अच्छा। अफ़साना निगार की हैसियत से बहुत अच्छे-अच्छे अफ़साने उन्होंने लिखे हैं। 2-3 मजमूआ भी उनका आ चुका है, ईंट का जवाब और 2 गुंडे और दीदा हैरान। और उनका एक अफ़साना है महबूब बाहकटा और एक है काला चोर। ये 2 अफ़साने तो बहुत गज़ब के अफ़साने हैं, लेकिन जो अफ़साना मैंने स्टेज किया था मेरी अहलिया हैं, वो भी थिएटर से जुड़ी हुई हैं। असल में डिज़ाइन डायरेक्शन उनका ही था और उसमें मैंने अदाकारी की थी और वो अफ़साना है इश्क पर ज़ोर। इश्क पर ज़ोर एक ऐसा अफ़साना है उनका जो वो तहज़ीब जो नवाबों की और उसकी जो अय्याशी में पड़े हुए हैं और उसकी वजह से अपने ही घर में उनकी बहनें किस तरह से बेचारी परेशान होती हैं और कैसी उनकी ज़िंदगी अज़ाब में गुज़र रही है। लेकिन पूरा अफ़साना मज़ाहिया है। हँसी ज़रूर आती है। लेकिन हर जुमले के बाद फिर ऐसा लगता है कि अरे! ये तो कुछ और बात कही गई है। जहाँ पे एक नाबीना हाफ़िज़ है और वो बेचारा जो मालकिन हैं उनके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है और गलती से वो समझ बैठता है कि मालकिन उससे इश्क कर रही हैं और जब आखिर में बात खुलती है, तो वहाँ पर जो एक जिस तरह से मंटो की कहानियों में होता है कि पूरी कहानी चल रही है और आखिर का जो जुमला होता है वही पूरी कहानी को बयान कर जाता है। जी। तो उसमें वही चीज़ है कि जब छोटी मालकिन कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसे कोई सुर्ख़ाब के पर नहीं लगते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ देखूँ। दरअसल भाई जो है वो जायदाद की लालच में मेरी शादी दूसरी जगह नहीं करवाना चाहते हैं, ताकि उनकी जायदाद का बँटवारा ना हो जाए। तो वो पूरा ताना-बाना जो शुरू से लेकर आखिर तक जुड़ता है, वो बहुत झिंझोड़ कर रख देता है। आपने और उसी तरह से जी कंटिन्यू करें जी। जी, और दूसरा अफ़साना जो हमने किया बजिया तुम क्यों रोती हो, उसमें उस तरह के समाज पर एक समझिए कि तंज़ है, एक तरह का चोट किया है, ज़र्ब लगाई है वैसे समाज पर कि जहाँ कम उम्री में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है बगैर उनकी इजाज़त के और फिर कैसा माहौल बनता है, किस तरह से होता है। तो ये वाक़ई दिल को दहला देने वाला आपने अफ़साना बहुत अच्छा एक तबसरा किया इस दौरान। आपने अज़हर भाई जैसा कहा कि वो अलामती, उन्होंने कहा कि जब अलामती अफ़साने लिखे जा रहे हों तो फिर मैं अलामती शायरी के लिए मैंने एक काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि कौन सा मैदान किस चीज़ के लिए मौजू है, यानी कि अगर वो अलामती का कम करना चाहते हैं तो शायरी की तरफ। तो कभी आपने उनको तरगीब दी कि वो स्टेज पर आएँ, अपने किसी अफ़साने के किरदार का भी रोल निभाएँ? कौन? सर की तरफ? जी। नहीं, इस तरह से तो नहीं। ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने कि मतलब वो स्टेज की तरफ या ड्रामे लिखने की तरफ वो कभी मतलब नहीं आए। फ़नून लतीफ़ा की सारी किस्में हैं, शायरी भी, फ़नकारी जी। भी, सब चीज़ें, तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, बस लिखने की तरफ ही उनकी तवज्जो थी। लिखने की तरफ तवज्जो थी, लेकिन ड्रामे पे भी उनकी पकड़ थी। ख़ास तौर पर जब मैं उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था, मेरे जो मौज़ू था मेरे मक़ाले का, वो उर्दू थिएटर, रिवायत और मसाइल। तो उस वक़्त समझ लगा कि कितनी गहरी पकड़ है, ख़ास तौर पर इंद्र सभा के हवाले से। जिस तरह से इंद्र सभा ड्रामा उन्होंने समझाया, पूरा ड्रामा मंज़ूम है और ज़बान उसकी बहुत बहुत आला दर्जे की, मतलब बहुत उसको एक आम आदमी समझना उसके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन उस पूरे ड्रामे को बहुत अच्छे ढंग से जिस तरह से उन्होंने समझाया,
मैं समझता हूँ कि कोई थिएटर का क्रिटिक यानी ड्रामे की जो तनकीद लिखने वाला जो है नक़ाद, वो भी उस तरह से उस को बयान नहीं कर सकता था जैसा कि जी। उन्होंने। अच्छा, अब बात चलते हैं ताबिश साहब की तरफ चलते हैं। हम कलकत्ता से दिल्ली का फ़ासला बहुत जल्दी तय कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वैसे तो बड़ा टाइम लगता है। ताबिश साहब, हमने देखा कि नज़्म के हवाले से बहुत बड़ा काम किया, मुख्तलिफ़ नज़में उन्होंने कहीं, और जैसा कि अभी अज़हर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि बस अब अलामती अफ़साने लिखने का काम शुरू हो गया तो मैं शायरी की तरफ आ रहा हूँ और मैं यही काम इसको कंटिन्यू करूँगा, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। लेकिन एक और टॉपिक था उनका कि वो तनकीद निगार बहुत अच्छे थे, मुख्तलिफ़ किताबों पे उनके तबसरे लिखे गए, मुख्तलिफ़ किताबों पे तनकीद निगार जो होता है, आज के दौर का तनकीद निगार मैं समझता हूँ कि वो माशरे में बड़ा दबंग आदमी होना चाहिए, वरना ख़ुद उसकी शायरी जो है वो हाथों हाथ नहीं ली जाएगी और बड़े मसाइल होंगे। तो आपने कैसा देखा उनको बहैसियत तनकीद निगार? जी सुहेल भाई, बात यह है कि मैंने ज्यादातर उनकी तनकीद ही को पढ़ा है। अच्छा। और शायरी को पढ़ा बहरहाल। और चूंकि मुझे मेरा उनसे रिश्ता यह था कि हमारे हमवतन थे, वो फतेहपुर के थे, मैं वतनन पैदाशी तौर पर प्रतापगढ़ था, दोनों बहुत मुत्तसिल हैं, दोनों दोनों जिले। अच्छा अच्छा। और फिर वो हाँ खंड मध्य प्रदेश हुए, फिर क्या क्या बड़ी तफसीलात उसकी हैं जी। उनकी जो जिस जमाने में पीएचडी कर रहा था तो वो कलकत्ते में थे, मुझे उन पर उनकी तनकीद पर कुछ लिखना था। अच्छा। मैं उनके दौलत खाने पर हाजिर हुआ था और फिर उनके बेटे फिरोज मुजफ्फर ने मेरी बड़ी ज़ियाफत की, तो मैंने उनकी तनकीद का मुताला किया। मैंने ये महसूस किया कि भाई मुजफ्फर हनफी साहब तनकीद को शायरी पर गैर मामूली तौर पर अहमियत नहीं देते थे, बल्कि अच्छा। शायरी को अहमियत देते थे तनकीद पर। अच्छा। और वो कहते थे कि जो है तख्लीक कार, जैसा कि शुरू में अर्ज किया मैंने, कि जो तख्लीक कार तनकीद को सामने रखकर या तनकीद निगार को सामने रखकर शायरी करेगा, उसकी तख्लीक देरपा नहीं होगी। सही। लेकिन जो तनकीद निगार शायर शायरी के को सामने रखकर तनकीदी उसूल वज़ा करेगा, वो तनकीद देरपा होगी, वो तनकीद बहुत देर तक चलेगी। एक बात और कहते थे, बड़ी बेबाक बात जो कि आमतौर से लोगों ने नहीं कही। वो फरमाते थे कि शायर तनकीद निगार बिलुमूम बड़ी हद तक वो जानिबदार नहीं हो पाता है। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। और फिर उन्होंने इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहला नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिया है। अच्छा। कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने उस्ताद ज़ौक़ को सराहने के लिए, ज़ौक़ को आगे बढ़ाने के लिए मुसफ़ी जैसे शायर को कह दिया कि इसके यहाँ रोही अपन है। इसी तरह से उन्होंने नियाज़ फतेहपुरी जो उनके हमवतन थे, और नियाज़ फतेहपुरी उनके खानवादे से ताल्लुक़ भी रखते थे बड़ी हद तक। हालांकि सैयद थे, वो खान साहब थे, लेकिन बाहर रिश्ते थे उनके दोनों के। उनके बारे में भी यही कहा उन्होंने कि नियाज़ फतेहपुरी ने पूरी ज़िंदगी जानिबदाराना तनकीद की है। अच्छा। और उन्होंने अख्तर हैदराबादी को सराहने के लिए उन्होंने जिगर मुरादाबादी को डाउन करने की कोशिश की है। रईस गज़ल, फ़ख्रे तग़ज़्ज़ुल जिसको कहते हैं, जिगर मुरादाबादी, उनको पसपा करने के लिए, उनको पीछे करने के लिए नियाज़ साहब ने अख्तर साहब को बहुत कुछ बढ़ा दिया और जिगर साहब को दबा दिया। ये जानिबदारी हुई। एक मिसाल और दी उन्होंने क्या साथ साथ कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद बहुत बड़ा नाम है जी। और उनको लोग जदीद नाक़िदीन में बहुत सफ़े अव्वल में जगह देते हैं। उन्होंने बताया कि कलीमुद्दीन अहमद ने इंसाफ बिल्कुल नहीं किया तनकीद से। उन्होंने जानिबदाराना तनकीद की है। इकबाल उनकी नज़र में कुछ नहीं थे, गालिब उनकी नज़र में कुछ नहीं थे, मीर उनकी नज़र में कुछ नहीं थे, लेकिन उनके बाप अज़ीमुद्दीन अज़ीम बहुत कुछ थे। ये अजीब बात है। अज़ीमुद्दीन अज़ीम को तो सराह दिया, उन्होंने अपने बाप को सराह दिया कि बड़ा उनके यहाँ ये गज़ल का फ़न मौजूद था, ये गज़ल के गोशे मौजूद हैं, लेकिन उनको मीर नहीं नज़र आते थे। बहुत हल्का फुल्के अंदाज में बैलेंस दुरुस्त करने के लिए नज़ीर अकबर आबादी को थोड़ा उन्होंने कुछ जिक्र कर दिया है, वरना बुनियादी तौर पर उनके अब्बा मोहतरम ही बहुत बड़े नक्काद थे। ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे भाई मुजफ्फर हनफी बड़े बेबाक नाक़िद थे। उन्होंने तनकीद में जानिबदारी को सामने बिल्कुल नहीं सामने रखते थे, जानिबदारी को पसंद नहीं करते थे। और एक बात और ख़ास कहते थे जिसका मैं भी बहुत
यहाँ के लिहाज से प्रचारक हूँ या लंबारदार हूँ, जो शख्स तख्लीक़कार नहीं होगा वो सही मानों में तनकीद निगार नहीं होगा। हाँ, क्या बात है, वाह। हाँ, खुसूसन जो शख्स शायर नहीं है और वो शायरी पे तनकीद कर रहा है तो उसकी शायरी उसकी तनकीद बेएतबार होगी। चाहे हम नारंग साहब का नाम ले लें, चाहे किसी और का नाम ले लें। जो लोग शायर नहीं है, अगर वो शायरी पर नक़्द लिख रहे हैं और शायरी को किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के कद बहुत ऊंचा कर रहे हैं, तो हकीकतन तो वो नक्काद है ही नहीं है। नक्काद हकीकी वही है जो तख्लीक़कार भी हो, कम से कम इतना तो करता ही हो कि जिस फन में वो तख्लीक़कार हो उसी फन पे तनकीद लिखता हो। अगर कोई शख्स शायर है और नाक़िद भी है तो उसकी तनकीद जो है शायरी पर काबिल एतबार होगी, अगर नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने ये बहुत अच्छी बात कही इनकी तनकीद निगारी के हवाले से। इससे कई सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं, बहुत से सवालात हमारे जहनों में आ रहे हैं। ज़ाहिर है हम सब तालिब इल्म हैं और हम सीखना भी चाहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। तनकीद निगारी का जो पहलू आपने आश्कार किया हनफी साहब का, कि आपने कहा कि शायर होना भी ज़रूरी है, खाली नाक़िद नहीं। और ये एक बड़ी बिल्कुल सुलझी सी सीधी सी बात है कि जिस मज़मून को आप समझते ही नहीं हैं उस पर आप लिखेंगे कैसे। तो ये एक अच्छी आपने राय दी और बताया। एक मोटी सी मिसाल दे दूं जी। एक बहुत बड़े नाक़िद हमारे यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त तरक्की पसंद नाम है, उनका नाम तो नहीं लूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा तबसरा लिखा ऐवान उर्दू में, रिसाला ऐवान उर्दू, यहाँ सरकारी रिसाला है दिल्ली प्रदेश का। उसमें उन्होंने एक पटना के एक शायर का कलाम बहुत सराहा उन्होंने, और मालूम हो रहा कि मीर और गालिब उनके आगे पानी भर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिन अशार को मिसाल में लिखा था उसमें अक्सर बहर से खारिज थे, कई अशार बहर से खारिज थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि वो मुझे 3-4 दिन के बाद रामपुर के रेडियो स्टेशन पे मिल गए। अच्छा। रेडियो स्टेशन पे फैज पर एक मुज़ाकरा था, उन लोगों ने मुझे बुला लिया था। तो मैंने पहले उनका सलाम किया, बहुत तफाक से मिले, बहुत खुशी का इजहार किया। मैंने कहा कि आपके मैंने मजमून पढ़ाओ ऐवान उर्दू में, वो फला साहब पर, पटना के फला। हाँ, बड़ा बाकमाल शायर है, बहुत ऐसा है। मैंने कहा लेकिन जो अशार नकल किए हैं आपने वो तो उरूज से खारिज है, बहर से खारिज है, तो उनमें अब जनाब यानी उनका चेहरा खुश्क हो गया, बहुत कुछ बोले। और ये मैंने अपनी ये बात जो है अपने कई मज़ामीन में लिख दी है, मैंने ये बात लिखी है मैंने। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही अज़हर साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत है, बातें बहुत सी करनी है। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने अभी हमें वजाहत की, बहुत सी तनकीदी हवालों से उस पर बात हुई। मुतरज्जिम भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नक्काद भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे, आपके उस्ताद भी थे, जामिया के लिए आपके बहुत उनकी कोशिशें और काविशें भी हैं। आप उनका जो काम है, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा काम है, 100 किताबें लिख सकता है एक शख्स कैसे पूरी ज़िंदगी में, और उसको आगे बढ़ाना। आप क्या समझते हैं कि ये जो काम वो करके गए हैं वो किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह उसको लेके चला जाए? उस पर रिसर्च होना चाहिए और कुछ सेमिनार भी होना चाहिए उस पर। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर उनकी शायरी के हवाले से बात होनी चाहिए। और एक और पहलू है उनकी शख्सियत का कि उन्होंने बच्चों का अदब लिखा और खूब लिखा। बच्चों के लिए नज़में लिखी, गज़लें लिखी और कई कहानियाँ लिखी उन्होंने। उस पर पीएचडी किया है शायद महबूब राही साहब ने या किसने, बच्चों के अदीब मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के बच्चों के अदब पर। तो उस पर काम होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हनफी साहब बहैसियत बच्चों के अदीब व शायर, अगर मैं कहूँ तो इस्माइल मेरठी के बाद अगर आप किसी और का नाम लेंगे तो मुज़फ़्फ़र हनफी साहब का नाम ले सकते हैं जनाब। अच्छा, तो इसमें एक और सवाल उठता है अज़हर भाई कि आपने, क्योंकि आप स्टेज के आदमी हैं, आपने कहा कि उनके अफसानों को आपने स्टेज पर भी लेकर आए, उनको ड्रामाई तश्कील दी आपने और पूरा उसको, आप समझते हैं कि अभी कुछ और पोटेंशियल उनके अफसानों में ऐसा है जिसको आप ड्रामाई तश्कील देकर स्टेज तक ला सकते हैं, या उस पर कोई फिल्म को ड्रामाटाइज किया जा सके, क्योंकि आपका हिंदुस्तान में तो मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है? जी इनफैक्ट जो हमारी तंजीम है लिटिल थेस्पियन,
उसकी जो भी डायरेक्टर हैं वो मेरी अहलिया ही हैं और फुल टाइम वही करती हैं। अभी उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो हनफी साहब की कुछ नज़्मों और कुछ गज़ल और उनकी कहानियों का एक कोलाज तैयार कर रही हैं, उसको अच्छा। लेकर एक प्रोजेक्ट है। तो कहानियों के कुछ किरदार, पूरी कहानी नहीं, कुछ थोड़े हिस्से 2-3 कहानियों से वो लेंगी, 2-3 अफसानों से, और गज़लें रहेंगी उसमें, और उनकी नज़्मों को एक कोलाज करके, जिसे हम स्टोरी थिएटर और पोएट्री का थिएटर कहते हैं, उस तरह से उसका काम शुरू कर रही हैं वो। वाह! अच्छा, बिल्कुल आखिर में आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने गुफ्तगू इस पे काफ़ी बात की, लेकिन मुख्तलिफ अभी भी मौज़ूआत जो हैं वो तशना रह गए। आपने बहुत वक्त गुजारा उनके साथ, अज़हर साहब, आपने एक तालीम भी हासिल की, फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में उनके साथ रहे, प्रोग्राम्स भी किए। बहैसियत मजमूई आपने उस शख्सियत को, उनकी अंदर जो शख्सियत में एक शायर, एक अदीब, एक नक़ाद, एक मुतरज्जिम जो छुपा हुआ था, उसको कैसा पाया? वो बहुत शफ़ीक़ था, या वो कभी कभी नाराज़ हो जाता था, या कभी डांट देता था, या लोगों से घुलने मिलने वाला नहीं था? क्या कहेंगे आप उनकी शख्सियत के बारे में बिल्कुल आखिर में? नहीं, डांटना जो उनका था वो एकदम मोहब्बतों से भरा हुआ था। यानी वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी स्टूडेंट को उसकी गलती पर साथ-साथ उसी वक्त टोक दिया करते थे। अच्छा। डांट दिया। और ये डांटना किसी भी लेवल पे, किसी भी सतह पे स्टूडेंट को कमतर दिखाना या उसकी बेशक, बेइज्जती बेशक। करना नहीं होता था, बल्कि उसकी स्टूडेंट को समझ नहीं आता था कि वो क्यों कहा जा रहा है। खास तौर पर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में अगर ज़रा-सी भी गलती हो, तो वो बिल्कुल बदहम हो जाते थे और बहुत तिलमिला जाते थे, और हम लोग बहुत संभल कर उनके सामने बात करते थे। मजमूई तौर पर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही नेक और बहुत ही वैसे इंसान जिसको हम कहें कि किसी भी तरह का कोई करप्शन का एक सूता भी उनकी तरफ नहीं था। कहीं पर भी नहीं, किसी के साथ भी कभी नहीं किया उन्होंने। उर्दू एकेडमी में जब वो वहाँ के मेंबर हुए, बिस्कट के मेंबर हुए, तो वहाँ उर्दू एकेडमी के भी तमाम सिस्टम को उन्होंने बदला, तमाम चीज़ों को बदला, लेकिन कहीं पे भी उनके यहाँ अक़रबा परवरी नाम की कोई चीज़ बेशक, नहीं, बेशक। कभी नहीं थी। वाह! बहुत अच्छी और बात एक कही। नज़र से वो जी। तमाम स्टूडेंट को देखते थे, ये बहुत जी हाँ, बहुत उम्दा। जी, तो ताबिश साहब, आपसे गुज़ारिश करेंगे कि हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनकी बात की। ज़ाहिर है आपने गज़ल पे और उनकी तनक़ीद निगारी पे बहुत मुदल्लिल आपने बात की कि वो दबंग आदमी थे और वो बिल्कुल जो बात होती थी वो कहते थे, इसके हवाले से। लेकिन हिंदुस्तान में एक मुशायरों की भी तहज़ीब है, जो मुशायरा पढ़ता है शायर, उसी को हम समझते हैं कि शायद जनाब बहुत बड़ा शायर है, शायद जो मुशायरे बहुत ज़्यादा जिसको मिल रहे हैं। लेकिन हम इस तरफ देखते हैं कि हनफ़ी साहब मुशायरों में तो जाते थे, लेकिन आपने ही कहा कि वो बहुत ज़्यादा जिसको मशहूर कहा जाए कि मुशायरों के हवाले से नहीं थे। तो आप उसके बावजूद उनकी शख्सियत, उनकी शायरी और इस मुशायरा तहज़ीब के हवाले से कैसे देखते हैं बिल्कुल आखिर में? मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब, एक बात हमारे भाई शायर रह गई, मुनकसिरुल मिज़ाज बहुत थे। अच्छा। और उनके यहाँ अगर किसी खुर्द में, किसी छोटे में कोई खूबी नज़र आती थी, तो उसको महसूस करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। एक महफ़िल यहाँ हुई थी, हमारे यहाँ एक अज़हर गौरी साहब, उन्होंने एक मुशायरा कराया था। हनफ़ी साहब ने वहाँ गज़ल पढ़ी, उसमें काफ़िया उन्होंने वही इस्तेमाल कर दिया, वही जो वही नाज़िल होने वही वाला। जी। हालाँकि ये लफ्ज़ वही नहीं बल्कि वही है। हाँ। मैंने अगले दिन उनके यहाँ हाज़िर हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब से गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? मैंने कहा आपने जो धनी और पड़ी वगैरह काफ़िये में वही इस्तेमाल कर दिया, गलत है, तो वही लफ्ज़ है। बहुत कद्र के वज़न पे हो गए, तो बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि फिर एक बार उनके पास एक पेशवाई साहब इस्लाह के लिए आए, कहा तुम जाओ ताबिश साहब से इस्लाह लो। क्या ये बात है! उनकी बहुत बड़ी ये नहीं, उनकी आपने इंकिसार की बात। बहुत अच्छी बात हाँ। कही। आप दोनों अहबाब हमारे लिए बहुत मोहतरम यहाँ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब के हवाले से। यकीनन ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम तो होगा, लेकिन आखिरी नहीं है। हमें उनकी गुफ्तगू पे, उनकी शायरी पर, उनके अदब पर, बहुत से मौज़ूआत पर जो है हमें कवर करना है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में
हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए उनकी शख्सियत के बहुत से पहलुओं का उजागर करते रहेंगे। मेरे मेहमान मौजूद थे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र साहब, परवेज़ मुज़फ़्फ़र, प्रोफेसर अज़हर आलम साहब, डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।